यूरोपीय कंपनी का भारतीय आगमन यानी कि आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूरोपीय कंपनी का भारतीय आगमन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने बात किया था भारत में यूरोपीय आगमन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पे कवर किया था, ठीक है। जिसमें हम लोग सबसे पहले बात किए थे किसके बारे में, पुर्तगालियों के आगमन के बारे में। तो पुर्तगालियों के जितने भी आगमन थे हमने आपको एक एक चीज़ें बताया, ठीक है। जितने भी आगमन थे वास्को डी गामा, नूनो दा कूना एंड अल्मीड़ा एंड अल्बुकर्क, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर डचों के आगमन के बारे में कि डचों के आगमन में क्या हुआ था। देखिए, अगर हम बात करते हैं, डच हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी हुआ करते थे और ये 1595 ईस्वी में कार्लिनियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमत्रा पहुंचा था, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैंने क्या बताया। देखिए, डच हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी हुआ करते थे और ये 1995 में कार्लिनियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमत्रा पहुंचा था। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारी संस्थान की स्थापना भी की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर कि जो हॉलैंड की सरकार ने कौन से यूनाइटेड कंपनी की स्थापना की थी, तो आपको बताना है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारी संस्थान की स्थापना की थी। उसके अलावा 1605 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो 1605 ईस्वी में बंगाल स्थित चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील सोरा एंड कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल का निर्यात करते हुए थे, ठीक है। ये करते रहते थे, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे जो निर्यात चलता रहता था डच के जो लोग थे, ठीक है। डच के लोग भारत से मसाले का निर्यात नहीं करते थे, जैसे कि आप लोगों ने वास्को डी गामा में पढ़ा था, ठीक है, जो आप लोगों ने इससे पहले में देखा था यहाँ पर कि जो पुर्तगालियों का आगमन था, वास्को डी गामा थे, ये मसाले का, ठीक है, व्यापार किया करते थे। लेकिन यहाँ पर डचों के आगमन में आपने देखा कि ये लोग जो थे, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ों की मतलब कि व्यापार किया करते थे, लेकिन मसाला का व्यापार नहीं किया करते थे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं अंग्रेजी कंपनी का आगमन। डचों का आगमन में जो था मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अंग्रेजी कंपनी का आगमन। देखिए, अंग्रेजी कंपनी के आगमन की जब बात आती है यहाँ पर, तो एलिजाबेथ फर्स्ट का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण रहा था। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी बहुत सारे अनेक प्रयास किए गए थे, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई थी, जिसका नाम रखा गया था द गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। इस कंपनी का नाम रखा गया था। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, किस कंपनी की बात कर रहे हैं, जो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल जो व्यापारी संघ की स्थापना हुई थी, तो उसका नाम रखा गया था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। इस कंपनी का अनेक शेयर होल्डर थे, ठीक है, बहुत सारे इनके शेयर होल्डर हुआ करते थे। और जो कंपनी का पहला यात्री था 1601 ईस्वी में, जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए थे, तो वहाँ पर 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुँचे और यहाँ पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना भी की थी। याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंग सूरत से जहांगीर के दरबार में पहुंचे और जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश खान की उपाधि भी प्राप्त किया था, यानी कि उसने उपाधि भी दिया था, 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश खान की उपाधि इन्होंने दिया था।
याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे चाहे जिस तरीके से पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको और डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा 1611 में अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट पर स्थित मुसलीपत्तनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है, पहली फैक्ट्री को जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो मैंने आपको बताया कि ये जो इंडोनेशिया गए और वहाँ पर कैप्टन हॉकिंस ने नेतृत्व कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जल जहाज में भारत में सूरत पहुंचे और वहां पर अंग्रेजी की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की थी। लेकिन दूसरी फैक्ट्री जो थी वो, अगर हम उसकी बात यहाँ पर करें तो पूर्वी तट पर स्थित मुसलीपत्तनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने की थी। और 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को स्थायित्व प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा 1615 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और यहाँ 3 वर्षों तक 1618 तक ईस्वी में जहांगीर के दरबार में रहा भी था। यानी कि 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए और 3 वर्षों तक 1618 ईस्वी तक, यानी कि 15 से 18 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहे भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं अगर, और ये साथ ही व्यापार करने से संबंधित, व्यापार करों से छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनियों के लिए भी प्राप्त किया था ताकि उन्हें व्यापार में कुछ। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया था। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इन्होंने 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों के व्यापार करने का जब अधिकार प्राप्त कर लिया तो लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना लगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास के पट्टे पर प्राप्त किया और यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का भी निर्माण कराया था। तो अंग्रेजों ने कौन से किले का निर्माण कराया? सेंट जॉर्ज नामक जिले का निर्माण करवाया था। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स फर्स्ट सेकंड का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा किसकी विवाह की बात कर रहे हैं? ब्रिटेन के सम्राट की बात कर रहे हैं। चार्ल्स फर्स्ट सेकंड के विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बम्बई चार्ल्स सेकंड को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने दहेज के रूप में इन्होंने क्या मांगा? तो आपको बताना है कि इन्होंने बम्बई चार्ल्स सेकंड को प्राप्त किया। उसके पश्चात 1669 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने उसे ओंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बम्बई के गांव में शहरीकरण करवा दिया। इस तरीके से बम्बई में शहरीकरण हो चुका था। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने भांगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां, ठीक है, इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव के जमींदार खरीद लिया और ये गांव जो थे गोविंदपुर, सुतानती और कोलकाता। तो 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार से इब्राहिम खां से 1200 रुपये में क्या खरीदा? जमीन खरीदा। और कौन सा ज़मीन था वो? गोविंदपुर, सुतानती और कोलकाता को इन्होंने 1200 रुपये में खरीद लिया। साथ ही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसे और कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय जॉब चारनाग को मिला। तो इस तरीके से एक एक गांव और एक एक शहर धीरे धीरे बसने लगे। उसके पश्चात 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम,
फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। साथ ही साथ फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर को माना जाता है। तो याद रखिएगा, फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो सर चार्ल्स आयर थे, जो 1715 में ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सर्सन की अध्यक्षता में इन्होंने मुगल सम्राट फर्रुखशियर के दरबार में पहुँचे और इस प्रतिनिधित्व मंडल में इन्होंने काफ़ी कुछ किया। ठीक है। उसके अलावा बाद में लास्ट में क्या हुआ कि हैमिल्टन ने फर्रुखशियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। इससे प्रसन्न होकर फर्रुखशियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियासतें प्रदान कर दी। तो इस तरीके से अंग्रेजी कंपनी का आगमन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अंग्रेजी कंपनी का आगमन आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। डचों का आगमन भी कंप्लीट हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे के बारे में, जिसमें हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ चुका। कौन कौन से? पुर्तगालियों का आगमन, अंग्रेजियों का आगमन और डच का आगमन। अब हम लोग को पढ़ना है फ्रांसीसियों का आगमन, जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एक आगमन और भी बचा हुआ है जो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।